चुटकी को? स्कूल से आते आते तो बिल्कुल ठीक थी। क्या हुआ? कल हमारा जन्मदिन है, मुझे भी केक काटना है। तुझे केक काटना है ना, मैं लाके दूंगी। बस थोड़ी वक्त की तो बात है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो ढेर सारा पैसा कमाऊंगी, बहुत बड़ा घर लूंगी जिसमें तू, मैं और अम्मा रहेंगे। ढेर सारे नौकर रखूंगी, माँ को काम भी नहीं करने दूंगी। काम चोरी करना, दिन में सपने देखना और कोई काम ना आवे तन्ने? हाँ, कितनी बार कहा है तन्ने ये फालतू की बातें छोड़ दे। और तू है कि इसे भी बेकार रही है। घर के काम का सीख तू। अब ज्यादा बकत ना है तुझे इस घर से जाने में। वहां जाके नाक कटाएगी के? क्या माँ, तू भी ना? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ ही रहूंगी। मैं बड़े होके ना खूब पैसे कमाऊंगी, मैं तेरी और गौरी के साथ ही रहूंगी। एक खींच के दूंगी ना तो मुंह टूट जाएगा तेरा। कल से ये स्कूल जाना बंद, घर के काम का सीख तू और ये सतरंगी सपने देखना छोड़ दे तू। एक बच्चे की नजर में ये दुनिया बहुत खूबसूरत होती है और जिंदगी बहुत खुशनुमा। हर सपना, चाहे वो हकीकत से कितना भी परे क्यों ना हो, सच लगता है। जिंदगी को लेकर ये नजरिया, ये सपने ही होते हैं जो बच्चे की जिंदगी को मायने देते हैं। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों के सपनों और जिंदगी को लेकर उनके इस आशावादी नजरिए की रक्षा करें। उन्हें उस तरीके और उस रफ्तार से आगे बढ़ने दें जो कुदरत ने उनके लिए तय की है। हरियाणा के एक छोटे से गांव सिहरी में रहने वाली इस मासूम बच्ची का एक ही सपना था कि वो बड़े होकर ढेर सारा पैसा कमाए और अपनी माँ और छोटी बहन को एक बेहतर और आरामदायक जिंदगी दे पाए। लेकिन मासूम सुमन की आंखों से इस सपने को छीनकर उनमें खून के आंसू भर दिए गए। सुमन के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसके सपनों से बिल्कुल उलट था। ये हो पैसे 1 लाख में खाली 10,000 कम है। मैंने कब मांगे पैसे? ऐसा मत कहिए। देखिए, आप ही ने तो कहा था माने कि मैं 1 लाख रुपए ला के दूंगी तो हमारी चोरी से मिलने देंगे। हमारी बात का यकीन करो, जो 10,000 कम है वो मैं जल्द ही ला कर दूंगी। हाँ। बावड़ी हो गई के? 1 महीना पहले अपनी छोरी को अपने साथ लाना लिखी तू। जब वो यहाँ आई नहीं तो किससे मिलवाया तेरे को? ये कैसी बात करो आप? हमारी छोरी अड्डे से हमारी छोरी से मिलना है माने। ऐसे ना माने कि तू। अरे टोटा पकड़ के गांव से बाहर फेंकी से। ऐसे ना मानेगी। जाओ जाओ। सुमन से मिलना। सुमन से मिलना। जाओ। मने लागे तन्ने अपने गांव के थाने में रिपोर्ट लिखानी चाहिए। सिहरी गांव है ना थारा? उसको ले जाने के 8 दिन बाद में उसे वापस उसके ससुराल छोड़ आई थी साहब। वो तो जाना भी नहीं चाहती थी साहब। मैं फिर भी उसे जबरदस्ती वहां लेकर गई थी। माँ, मन्ने यहाँ से ले चल माँ, नहीं आना छो। तेरा दिमाग घास चने गया है के? हाँ, बावली हो गई तू। ये तेरा ससुराल है, तेरा असली घर, और तुझे तेरी पूरी जिंदगी यहीं गुजारनी है। माँ, जिंदा रहूंगी तो जिंदगी गुजारूंगी ना माँ। माँ, तू देख लेना, अगर मैंने यहाँ छोड़ दिया ना, तुम्हारा मुंह वापस कभी ना देख पावेगी। ये क्या अनाप शनाप बोले है तू? हाँ, देख मैं कुंडी खटकाड़ी हूँ। हाँ, चल के सबके सामने माफी मांग लेना, सब ठीक हो जावे। नहीं माँ, माँ नहीं, माँ। कौन है भाई? तू क्या करना आई है? राम राम जी। ये करना आई है यहाँ? चल। ये देखो, महारानी भी आई है। मैंने इसे खूब समझाया, अब कभी पलट के जवाब ना देगी ये। बस इस बार इसे माफ कर दो। माफी? इसको देख कितना लग रहा है ये माफी मांगेगी? ले जा अपनी छोरी ने। जा यहाँ से निकल। मांगेगी माफी। चल। अरे तू रहने दे। अरे चलो। माफी मांग जल्दी, मांगी मांग माफी। मैंने माफ कर दो। उसने मन ने कहा था साहब, अगर मैं उसे वहां छोड़ आई तो फिर उसकी शकल कभी ना देख पाऊंगी साहब। मने के पता था कि ये सब हो जाएगा। आइए साहब, आइए। अब पानी वानी कुछ लेंगे, चाय वाय कुछ? हरिया की माँ, अरे पानी वानी का इंतजाम कर साहब आए। ना की कोई जरूरत ना से। सुमन की माँ का कहना है कि आप लोगों का बर्ताव उसके लिए ठीक ना था। नौकरों की तरह काम कराने के साथ साथ मारा भी करते थे उसने।
न जाने कितने झूठ बोलेगी वो चुड़ैल। ऊपर वाले की कसम है साहब, जो मैंने उससे एक चम्मच भी घर में इधर से इधर कराया हो। साहब, संस्कार, मान मर्यादा, बड़ों का आदर करने के चक्कर में हम अपनी जान दे देते हैं। बस इसी बात की हमने भी उससे दरकार की थी, मगर साहब वो तो बिल्कुल उल्टी निकली। बात बात पे झगड़ा करना, बड़ों को जवाब देना, बिना पर्दा किया हमारे सामने इधर उधर घूमती थी। अरे ओ बहू, क्या बात है ताऊ जी, क्यों गला फाड़ रहे हो आप? अरे बेटा वो सर में दर्द हो रहा है, कप चाय बना दे। टाइम ना है मेरे पास, वैसे भी मुझे बाहर जाना है। बहू, तो यो चल रहा है जरूरी काम। मतलब उसका चक्कर चल रहा था साहब जी। किसके साथ? कोई एक होवे तो बताओ। पूरे गांव में जो भी सामने पड़ जावे उसी के साथ शुरू हो जावे थी वो। मन ने तो लागे किसी के साथ भाग गई वो, और बदनामी के डर से उसकी माँ हमारे परिवार पे इल्जाम लगा रही होगी। 19 साल की छोटी और कच्ची उम्र में सुमन की मां ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कर दी और उसे ससुराल भेज दिया। लेकिन अब वो अपने ससुराल में नहीं थी। उसके ससुराल वालों का कहना था कि सुमन की मां खुद उसे अपने साथ ले गई थी, जबकि सुमन की मां लगातार एक ही बात कहे चले जा रही थी कि उसने खुद सुमन को उसके ससुराल के दरवाजे पर छोड़ा था और उसके बाद उसने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ, कहना मुश्किल था। शक की सुई सुमन के ससुराल वालों की तरफ भी उतना ही इशारा कर रही थी जितने की उसकी अपनी मां की तरफ। आखिर क्या हुआ था सुमन के साथ? मक्कार लोग हैं वो लोग, साफ साफ झूठ बोले हैं साहब। हमारी बात का यकीन करो साहब। तेरी बात का यकीन करके तो हम गए थे ना वहाँ बाजवा। दोबारा देख ले ये फोटो, यही है तेरी छोरी? हाँ साहब, अपनी छोरी को ना पहचानूंगी मैं? यही तो है हमारी सुमन। अगर यो सुमन है तो ये तो वहाँ नहीं है। सारे घर की तलाशी ली है हमने, और वहाँ तो सभी लोगों का यही कहना है कि 1 महीने पहले तू खुद ही अपनी छोरी ने ले गई थी। साहब, छोरी तो यहाँ भी ना है। देखा साहब, हमारी बात का यकीन करो, हमारी छोरी उन लोगों के पास है साहब। हमारी छोरी को ढूंढ लाओ साहब। इसकी छोरी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करो। जी सर। घना खतरनाक खेल खेलने लाग रही से तू। तेरा भाई हूँ, इस मारे समझा रहा हूँ, ना कर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये सोच कर ना दी थी हमारी छोरी उन लोगों को कि एक दिन मने ऐसे आग दिखावेंगे वो लोग। तो क्या छोरी के घर में बिठा के रखेगी के? क्यों बैठेगी? जवान से, खूबसूरत से लाइन लग जावेगी छोरों की। तने जितना कहूं हूं उतना तू कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ तू। ठीक से, तेरा जो भी फैसला होएगा, सही गलत, तारा साथ दूंगा। भाई हूं तारा। पुलिस ने सुमन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। और उसके गायब होने के 4 महीने बाद, जब उसके मिलने की हर उम्मीद नाउम्मीदी में बदल चुकी थी, अचानक वो दिखाई दी। वैसे जाना किधर को है साहब? पेंडा रिक्लेमेशन। साहब जी, मैडम, मैं साहब, अरे भाई साहब कहाँ गए? अरे भाई साहब कहाँ गए? अरे क्या दोस्त? अरे मैंने आज तक अपने करियर में ऐसा केस नहीं देखा। उसकी पूरी बॉडी मार्क्स एंड स्क्रैच से भरी पड़ी है। कुछ मारने से लगी चोट के निशान है, कुछ गर्म रॉड से जलाने के निशान, तो कुछ चाकू से काटने के या ब्लेड से काटने के निशान। उसकी 2 उंगलियां फ्रैक्चर है। दैट मीन्स उसे काफी लंबे समय से टॉर्चर किया जा रहा था। टॉर्चर तो बहुत छोटा शब्द होगा। उसके हाथों में कई जगह निडल्स के निशान मिले हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उसकी बॉडी से कई बार ब्लड निकाला जा चुका है। उसकी राइट किडनी भी मिसिंग है।
उसके स्टेचेस देखकर लगता है ये सारा प्रोसीजर बहुत जल्दबाजी में किया गया है। शायद उसको बिना बताए उसके प्राइवेट पार्ट्स में भी इंटरनल इंजरीज और इन्फेक्शन है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, इतना सब कुछ सहने के बाद भी वो लड़की जिंदा कैसे है? आप बता सकते हैं कि ये सब उसके साथ कब हुआ होगा? आई मीन एक अंदाज़ा। मुझे लगता है उसके साथ ये सब 5-6 महीने पहले से होना शुरू हुआ हो। थैंक यू। हरियाणा के गरसा गांव से एक नवविवाहित युवती का अचानक लापता हो जाना और लापता होने के लगभग 4 महीने के बाद अपने गांव से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर मुंबई शहर में पाया जाना ये किसी मुश्किल पहेली से कम नहीं था। ऊपर से उसके शरीर के बाहर और भीतर लगी चोटें, उसकी गायब किडनी और उसे दी गई यातनाएं इस पहेली को और मुश्किल बना रही थी। अपनी अकेली जिंदगी में पहले उस लड़के को कभी नहीं देखा साहब। वो बांद्रा टर्मिनल से मेरे ऑटो में बैठे थे दोनों, लेकिन लड़का पता नहीं कहाँ उतर गया, पता ही नहीं चला साहब। बस इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं पता साहब। पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? खाली पकड़ किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था साहब, बस यही सोच के भाग रहा था। सर बस इतना ही है, ये कपड़े चप्पल सर, ना कोई वॉलेट है ना कोई आईडी। इन कपड़ों को देख के लगता है कि नए खरीदे गए हैं। और कुछ? हमने बांद्रा टर्मिनल से पूछताछ की सर, वो ऑटो वाला सच बोल रहा है। वो लड़की और उसके साथ एक लड़का दोनों उसी के ऑटो में बैठे थे और वो ऑटो वाला भी 1 घंटे पहले से टर्मिनस में मौजूद था अपने सवारी के इंतजार में। सर वहाँ के ट्रैफिक हवलदार ने भी कंफर्म किया है और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में भी यही दिखाई दे रहा है। स्टेशन के अंदर का फुटेज चेक किया कि वो लड़का लड़की कौन सी ट्रेन से आए थे? जी सर चेक किया, पर कुछ मिला नहीं। लेकिन सर जिस वक्त उस ऑटो वाले ने उन्हें वहाँ से लिया था उसके 15 मिनट पहले ही सूरत बांद्रा इंटरसिटी एक्सप्रेस आती है सर। हो सकता है कि वो दोनों उसी में आए हो। दिखने से तो वो लड़की यहाँ की नहीं लगती, हो सकता है वो लड़का ही उसे यहाँ लेके आया हो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, वो उसे इस हालत में लेके क्यों आया? शिंदे, हमें उस लड़के को ढूंढना होगा, पता करो उसका स्केच तैयार हुआ कि नहीं। यस सर। शिंदे, इस बारकोड से हमें पता चल सकता है कि ये कहाँ से खरीदी गई और किसने खरीदी। पता करो। यस सर। नहीं सर, इसे कभी यहाँ पर नहीं देखा है। और इस लड़की को? नो सर। इसे तो पहचानते होगे? यस सर, ये हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बिकने वाला डिज़ाइन है। इसे किसने खरीदा था बता सकते हो? सर जस्ट मिनट। सर इसका पेमेंट तो क्रेडिट कार्ड से हुआ था, वो भी किसी मैरिज प्रभु के क्रेडिट कार्ड से। इसे देखा है पहले कभी? हाँ, एक ऐसा ही पेयर मैंने कुछ दिनों पहले खरीदा था। लेकिन ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा ही नहीं, यही खरीदा था। अब ये बताओ किसके लिए? जी अपनी वाइफ के लिए। और किसके लिए खरीदूंगा? अगर वाइफ के लिए खरीदा था तो फिर ऑटो में सफर करती एक हाफ डेड लड़की के पास कैसे पहुंचा? लड़की? कौन सी लड़की? सर मुझे नहीं पता ये सब कैसे वहाँ पर। सर उस दिन मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी, बहुत सारे बैग्स थे मेरे पास। हो सकता है गाड़ी में रखते वक्त या निकालते वक्त कहीं गिर गई होगी। सर इस प्रभु का और एक नंबर मिला है जिससे पिछले 2 हफ्तों में सूरत के एक नंबर पर काफ़ी बातचीत हुई है। सूरत? जहाँ से वो लड़का शायद उस लड़की को लेके आया था। झूठ बोला तूने हमसे कि तेरा सूरत से कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं है तो वहाँ कॉल क्यों करता था तू? बोल! सर बताता हूँ मैं। सर सूरत में मेरी एक गर्लफ्रेंड है। उस दिन मैंने उसी के लिए सारी शॉपिंग की थी और वो चप्पल भी मैंने उसी दिन खरीदी थी। लेकिन सर जिस लड़की की तस्वीर आपने मुझे दिखाई है उसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। और मैं ट्रेन से तो गया ही नहीं सर, मैं अपनी कार में गया था। सारे शॉपिंग बैग्स के साथ वो चप्पलों का बैग भी उसी के अंदर रखा था। मुझे नहीं पता सर वो कब गिर गया और कहाँ गिर गया। किसके साथ गया था? अकेला गया था? मैं और मेरा ड्राइवर। इसे उसका स्केच दिखाओ। सर ये तो मेरा ड्राइवर है, चंदू। चंदू के मोबाइल की लास्ट नोन लोकेशन सूरत ही है। कोई सपना लॉज में ठहरा था लगता है। सर वो जिस दिन प्रभु को लेकर सूरत से लौटा उसके अगले ही दिन फिर से वो सूरत गया और उसके बाद मोबाइल बंद करके गायब हो गया। सपना लॉज? इसका मतलब ये हुआ कि जब चंदू प्रभु के साथ सूरत गया था तब उसने उस लड़की को देखा
लेकिन क्योंकि उसका मालिक उसके साथ था इसलिए वो कुछ कर नहीं पाया। इसलिए प्रभु को वापस मुंबई छोड़कर वापस सूरत गया और अगले दिन उस लड़की को ट्रेन से मुंबई लेके आया। इसका मतलब ये है कि इस केस की अगली कड़ी हमें सूरत से मिलेगी। जी हाँ सर, मैं इसे जानता हूँ, लेकिन सुबह वो तैयार होकर गया और उसके बाद फिर लौट कर आया नहीं। अकेले आया था या उसके साथ कोई था? सर अकेले ही आया था वो। और इस लड़की को देखा है? इसे तो मैं रोज देखता हूँ सर। कहाँ? ये जीटीओ जंक्शन है ना, वहां पर बैठ के भीख मांगती है। थैंक यू। लड़की को पहचानती हो? नहीं जानती साहब मैं इसको। नहीं मालूम थी? नहीं सर। काकी ये तो सुमन दीदी। बेटा कौन है ये? ये सुमन दीदी है, बहुत अच्छी है। मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। सर ये भिखारियों का गैंग चलाती है। इसको लोग मीता बहन के नाम से बुलाते हैं। और सर इस बच्चे को ये बताती है कि इसकी बहन का बेटा है। जब मैंने इसको फोटो दिखाया तो इस बच्चे ने बोला कि सुमन दीदी का फोटो है। सुमन? जी। कौन है सुमन? मैं नहीं जानती साहब, मेरे को कैसे पता होगा? तो फिर इस बच्चे ने फोटो देख के ये क्यों कहा कि ये सुमन की फोटो है? अब गलती से किसी और को समझ गया होगा साहब, अब बच्चा ही तो है। और तुझे क्या लगता है तू बहुत होशियार है? तू जो कहेगी हम मान लेंगे। अब सीधा सीधा बता दे, वरना तेरी ये होशियारी बहुत महंगी पड़ेगी तुझे। साहब मैंने पहले ही बोला है, मैंने इस छोकरी को पहले कभी नहीं देखा साहब। ठीक है गीता। अरे साहब वो साचू को जो मैं ना थोड़ी छोकरी ने। अरे साहब सुनो ना, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं नहीं जानती इसको साहब। कुछ याद आया? हाँ साहब मैं बताती हूँ साहब। चल बोल, कैसे जानती थी उस लड़की को? सर वो राजस्थान से हरियाणा से कहीं से तो था, वो आदमी लेकर आया था उसको मेरे पास। इसकी तो पहले से ही बैंड बजी पड़ी है, भीख अच्छी मिलेगी। इधर आओ और बांधे इन सबके साथ। और हाँ कल बड़े चौराहे पे बिठा देना इसको और नजर रखना इस पे, समझे? तुम आओ मेरे साथ। शुरुआत में एक आध बार उसने भागने की कोशिश भी की। शिंदे, इसे पहचानती हो? हाँ साहब, कुछ दिन पहले पहली बार मैंने उसको देखा था सुमन के साथ। ये सुमन? सुमन? कहाँ ले जा रहा है मेरी छोकरी को? छोड़ना। एक छोड़ मेरी छोकरी को, नहीं तो मैं तेरी तो जानता मार दूंगा आगे ही तो। किसको दिखा रहा है तू? छोड़। वो सुमन को अपने साथ लेके चला गया। सर हो सकता है कि चंदू किसी मुंबई के भिखारी गैंग के टच में हो और सुमन को यहाँ से वहाँ बेचने के लिए ले गया हो भी सकता है। अब पता नहीं उस लड़की का असली नाम सुमन था भी या नहीं। फिर भी राजस्थान और हरियाणा पुलिस से कहो कि पिछले 1 साल में जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट्स दर्ज हुई हैं उन्हें चेक करें और उसमें सुमन की एज और नाम वाली जितनी भी लड़कियां अभी भी मिसिंग हैं उनके बारे में पता लगाएं। और इन दोनों स्टेट्स में पिछले 6 महीने में जितने भी किडनी ट्रांसप्लांट्स हुए हैं सबका रिकॉर्ड निकालो। यस सर। पुलिस ये तो जान चुकी थी कि सुमन को सूरत के उस गैंग को बेचा गया था जो बच्चों से भीख मंगवाने का काम करते थे, लेकिन वो ये नहीं पता कर पा रही थी कि आखिर सुमन सूरत पहुंची कैसे होगी। डॉक्टर्स द्वारा की गई सुमन की जांच से ये बात साफ हो चुकी थी कि उसके बदन से गायब हुई किडनी को उसके सूरत पहुंचने से पहले ही कभी निकाला गया होगा। ये साफ था कि सूरत पहुंचने से काफी पहले उसके साथ इन जुल्मों की शुरुआत हो चुकी थी। सुमन को इंसाफ और उसके गुनहगारों को सजा दिलवाने के लिए जिस एक सवाल का जवाब ढूंढना बेहद जरूरी था वो ये था कि उसके इन मुश्किलों में पड़ने और उसके साथ हुए इन अमानवीय अत्याचारों का सिलसिला आखिर शुरू कहां से हुआ था। गौरी, गौरी, ए गौरी, गौरी चलना नहीं क्या? जिज्जी, जिज्जी, अब तक सोते पड़ी है छोरी। अरे पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। इस काम में देरी ना चाले। देर ना होगी, तू बस 2 मिनट रुक, मैं अभी उसे तैयार करके लाती हूँ। गौरी, ए गौरी, उठ, जल्दी उठ,
जल्दी उठ। कहाँ जाना है माँ? देर हो रही है, उठ। अरे मन्ने नींद आ रही है माँ। चल मारे। जल्दी जल्दी। कहाँ जाना है? चल ये ले, सोने भी नहीं देते आप। ये कपड़े पहन। जाना बस 2 मिनट है। रुक। माँ इतने अच्छे कपड़े पहन के कहाँ जाना है मन्ने? ले हो गई तैयार, ले जा इसे। मस्त लाग रही है। चल जा। वहां जाके एकदम अच्छे से रहना। सर एक न्यूज़ है, शायद हमारे काम की हो। किडनी ट्रांसप्लांट के रिकॉर्ड चेक करने के बाद ऐसे रिसिपिएंट का नाम पता चला जिसे सर ट्रांसप्लांट के बाद ठीक वही इन्फेक्शन हुआ था जो सुमन को था। और इसके अलावा सर ट्रांसप्लांट के लिए जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जानी चाहिए थी वो भी ठीक से पूरी नहीं की गई थी। कहाँ हुआ था ये ऑपरेशन? रोहतक में। रोहतक, हरियाणा? मीता ने भी हमें यही कहा था। सर वो राजस्थान से या हरियाणा से कहीं से तो थी। यानी रोहतक से सूरत, सूरत से मुंबई, काफ़ी लंबी जर्नी तय की है इस लड़की ने। और लगता है उसे यहाँ तक पहुँचाने में एक नहीं कई लोगों का हाथ है। अब सीधे सीधे बताएंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, या फिर हम अपने तरीके से पूछें? एक आदमी उसे लेकर आता था, उसका नाम राम नरेश था। मैंने पहले उस लड़के की किडनी लेने से मना कर दिया था क्योंकि वो एनेमिक थी। मैं आगे से पैसे ले चुका था और दूसरी कोई किडनी मिल नहीं रही थी, इसलिए ले चलो इसे। सर डॉक्टर ने राम नरेश का जो नंबर दिया था उसके बारे में पता किया सर। सुमन के ऑपरेशन के वक्त वो सेक्टर 3 में ही एक्टिव था, लेकिन उसके बाद से बंद रहा है। और सर जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इस नंबर को इशू किया गया है ऐसे आदमी के नाम पर लिया गया है जो काफी साल पहले मर चुका है। मतलब ये हुआ कि राम नरेश तक पहुंचने का फिलहाल हमारे पास कोई क्लू नहीं है। शिंदे, लोकल पुलिस के साथ एक टीम बनाओ और सेक्टर 3 में सुमन के बारे में पूछताछ करो। और ध्यान रहे हर एक आदमी के पास सुमन की फोटो होनी चाहिए। यस सर। जनाब, हमें सुमन के घर वालों का पता चल गया। उसका पूरा नाम सुमन हरपाल बनीवाल से। उसकी मां ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कुछ 4 महीने पहले अपने गांव घरसा के कोतवाली में लिखवाई थी। घरसा? अगर इस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी तो आपने इसकी फोटो स्टेट के बाकी थानों में और न्यूज़पेपर में क्यों नहीं दी? जी साहब, हमने आसपास के थाने में दी थी फोटो, पर तफ्तीश के बाद पता चला कि उस छोरी का कैरेक्टर कुछ ठीक ना था और मनने लगा कि सर वो केस भाजगी होगी। और आजकल को सर आपने पता है कि हवा आजकल खराब सी चल रही है। आप तो मौसम विज्ञानी लगते हैं, तो मौसम विभाग में भर्ती क्यों नहीं हुए? पुलिस डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं? हमारा काम सामने नजर आ रही संभावना को देख के केस को सॉल्व करना है, ना कि आराम से बैठ के हवा का रुख देखना। और आपने लीगल प्रोसीजर भी फॉलो नहीं किया। सॉरी जनाब, गलती होगी हमारे से। अब क्योंकि वो लड़की मुंबई में मिली है, इस केस को हमारी टीम इन्वेस्टिगेट करेगी। जी जनाब, हमारा पूरा सहयोग रहेगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक काम कीजिए, सुमन के घर वालों को उसकी खबर भिजवाइए। जी साहब। अगर सुमन के गायब होने की खबर मिलते ही हरियाणा पुलिस ने हर तथ्य को पूरी तरह से खंगाला होता, हर उस प्रक्रिया को पूरा किया होता जिसे पूरा करना ऐसे मिसिंग केसेस में बहुत जरूरी होता है, तो शायद सुमन को ऐसी हालत में पहुंचने से काफी पहले बचाया जा सकता था। लेकिन इस घटना को काफी वक्त बीत चुका था और समय की धूल ने कई निशान छिपा दिए थे। इसके अलावा जांच का दायरा हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र 3 राज्यों में फैल चुका था। इसलिए पुलिस के लिए इस मामले को आगे बढ़ा पाना उतना भी आसान नहीं था। माँ जी, मैंने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर क्या आप इस आदमी को जानती हैं? हाँ साहब, ये तो हमारे गांव को छोरो चंदू है। स्कूल के वक्त हमारे छोरी के पाचे पाचे था। स्कूल के वक्त? हाँ साहब, जब हमारी सुमन का ब्याह हुआ तब ये गांव छोड़कर चला गया। उसके बाद मैंने कभी देखा नहीं साहब। लेकिन आपने तो अपने गांव में जो कंप्लेंट लिखवाई थी उसमें कहा था कि आपकी बेटी के ससुराल वालों ने आपसे 1 लाख रुपए मांगे हैं। किस लिए मांगे थे वो रुपए? दहेज? उन्होंने मेरे सामने शर्त रखी। चोरी से मिलना चाहती है? हाँ। 1 लाख रुपए लिया, मिल ले अपनी चोरी से। साहब मैं गरीब, लेकर गई। मैंने कब मांगे पैसे? आप ही ने तो कहा था माने
कि मैं 1 लाख रुपए ला के दूंगी तो हमारी चोरी से मिलने देंगे। हमारी बात का यकीन करो, जो 10,000 कम है वो मैं जल्द ही ला कर दूंगी, बाकी का इंतजाम करते। उन्होंने हमारी चोरी को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, जैसे कोई जमीन का टुकड़ा, थोड़ा आज थोड़ा कल। काफी जमीन हुआ करती थी कभी तुम्हारी, लेकिन अब सब बिक चुकी है। यानी कि घर में पैसे को लेकर हालात खराब ही रहते होंगे, इसलिए शायद सुमन और उसकी माँ को पैसों को लेकर काफी परेशान करते थे तुम। माँ झूठ बोल रही है जनाब, मैंने कोई पैसा नहीं लिया उससे, उल्टा उसी ने जीना हराम कर रखा था हमारा। कैसे? साहब, चोरी का करेक्टर जरा ढीला था। अब गांव के जितने भी चोरे हैं ना, सबके साथ चक्कर फिट कर रखा था उसने। बहू, तो यो चल रहा है जरूरी काम। पक्की तरह से तो ना कह सकूं, पर हमारे तो लगा है कि उनमें से किसी एक चोरे के साथ भागी हो, तभी। नरक में भी जगह ना मिलेगी साहब उस आदमी ने। ब्याह के पहले हमारी चोरी ने किसी की तरफ आंख उठा के ना देखा है, तो ब्याह के बाद ऐसी गंदगी क्यों फैलाएगी? वाह, हमें फंसाने की खातिर रुपयों से भरा हुआ थैला लेके हमारे घर पहुंच गई। पर सर मजाल कि हमने इससे रुपयों से भरे हुए थैले को हाथ भी लगाया हो। एक बात मुझे आज तक समझ में ना आई कि इतने सारे रुपये कमला के पास एक साथ आए कहां से? जो पूछा उसका जवाब दो कमला। 90,000 तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रकम थी, और इतनी बड़ी रकम का इंतजाम तुमने कैसे और कहां से किया? इंदर से उधार लिए थे मैंने। इंदर तुम्हारा भाई? तेरा बैंक अकाउंट चेक किया हमने, जिसमें कभी 40 या 50,000 से ज्यादा होते ही नहीं। तो फिर अपनी बहन को 90,000 रुपए कहां से दिए तुमने? 90,000 रुपए अपनी बहन को कहां से दिए? भांजी है ना हमारी, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़े, तो मैंने अपनी जमीन बेच दी। जमीन बेच दी? हाँ। पर तूने अपनी जमीन 2012 में बेची, ये उसका सबूत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुमन तेरे ही पास थी और तूने उसकी किडनी बेच के पैसे अपनी बहन को दे दिए? यो को बकवास करो साहब। तमीज से, अगर दोबारा बदतमीजी की, ना मुंह खोलने के लायक बचेगा ना बोलने के लायक। तुझे क्या लगता है तू जो बोलेगा हम मान लेंगे? तेरा असली धंधा पार्टियों में लड़कियां नचाने का है ना? है ना? आप जानती हैं आपका भाई क्या करता है? मैं तो बस इतना ही जानूं साहब कि वो अपना परिवार पालता है। सुमन के साथ कैसा रिश्ता था उसका? जैसा एक बाप बेटी का हो ऐसा। अपनी बेटी से भी बढ़कर मानता था वो उसे। जब ताऊ ने पैसे मांगे तब इंदर ने साहूकार से उधार लिए थे। लेकिन ताऊ ने तो पैसे लिए ही नहीं। इसीलिए तो जब इंदर साहूकार को पैसे लौटाने गया था तो साहूकार ने बिना ब्याज के पैसे लिए ही नहीं। इसलिए ब्याज के पैसे लौटाने की खातिर हमारी छोरी को 2-3 बार नचवाना पड़ा साहब। माँ, इतने अच्छे कपड़े पहन के कहाँ जाना है मन्ने? ले, हो गई तैयार, ले जा इसे। मस्त लाग रही है, चल जा। वहां जाके एकदम अच्छे से रहना। एक बेटी की जिंदगी बचाने के लिए दूसरी बेटी की इज्जत दांव पे लगा दी। हेलो, अलावा साहब, जय हिंद। जय हिंद सर। यहाँ सुमन के परिवार वालों से इंटेरोगेशन हुआ है, कुछ बातें सामने भी आई हैं, लेकिन उनके मतलब समझ में नहीं आए। जैसे सर? जैसे कि सुमन की माँ कमला पूरी तरह से अपने भाई इंदर पे डिपेंडेंट है। इंदर वहाँ पार्टियों में लड़कियों को नचवाने का काम करता है, तो हो सकता है इंदर ने अकेले या फिर कमला के साथ मिलकर ये कांड किया हो। दूसरी तरफ सुमन के ससुराल वाले अपने आप को पैसे वाला तो बताते हैं, लेकिन अंदर से हैं खोखले ही, तो उनके पास भी सुमन के साथ ये सब करने का मोटिव तो है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी बताते हैं कि सुमन का कई लड़कों के साथ अफेयर था, और सुमन की माँ ने भी प्रभु के ड्राइवर चंदू की पहचान की है। यो तुम्हारे गांव को छोरो चंदू है, स्कूल के वक्त हमारे छोरी के पाचे पाचे था। अब आपको वहाँ इस सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करना होगा और जो कड़ियाँ मिसिंग हैं उन्हें जोड़ना होगा। वैसे एक आध परिवार ने सुमन के अफेयर होने की बात की है साहब, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि वो सच बोल रहा है कि झूठ। मेरे ख्याल से अलावा साहब, आप पहले ये पता कीजिए कि सुमन रोहतक कैसे पहुंची, वहाँ वो किसके साथ थी, किसके पास थी। मुझे लगता है उसके आगे की कहानी हमें वहीं से पता चलेगी। जी सर। जय हिंद। शिंदे, सुमन के इन-लॉज के कॉल रिकॉर्ड्स हैं ना तुम्हारे पास? यस सर। सभी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो और पता लगाओ कि जिस डॉक्टर ने सुमन की किडनी निकाली थी, इनमें से कितने लोग उसके टच में थे। इसके अलावा ये भी पता लगाओ कि सुमन के अपने गांव और सुमन के इन-लॉज के गांव में से ऐसे कितने लोग हैं जो उस क्लिनिक पे लगातार आया जाया करते थे। अगर रोहतक में भी ऐसा कोई है
जो उस डॉक्टर या क्लिनिक से लगातार टच में है तो उसका भी पता लगाना। राइट सर। मने पक्का लागे कि हमें जेल भिजवा के छोड़ेंगे। अरे हमने चोरी की ऐसी हालत थोड़ा की है, पर पुलिस को कौन समझावे, हमेशा चोरी की साइड ले हुए हैं। अरिया चंदू, काफी वक्त से तो उससे मुलाकात करने का मन था, पर तूने कभी मौका ही नहीं दिया और आज यहां से भी बिना मिले ही जा रहा था। डर की वजह से या फिर सुमन के साथ जो तूने किया उसकी शर्मिंदगी की वजह से? ना साहब, मैंने सुमन के साथ कुछ गलत काम ना किया, और जिन्होंने किया उनको तो आपने छोड़ ही दिया। हमने तो दोनों को छोड़ दिया, उसकी माँ को भी और उसके ससुराल वालों को भी। तो किसकी बात कर रहा है? दोनों की साहब। एक तो उसके ससुराल वाले जिन्होंने उसकी ऐसी हालत कर दी, और दूसरी उसकी माँ जिसने उसका जरा सा भी साथ ना दिया। दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले ये बता, तेरा क्या रोल है इस कहानी में? क्या रिश्ता था तेरा सुमन से? सुमन मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, क्योंकि हमारी क्लास से अलग अलग थी तो स्कूल में कभी बात ना हो पाई। क्या बात है चंदू, तुम्हारे पाचे पाचे क्यों आ रहा है? सुमन, तेरे तक कुछ बात करनी थी। देख चंदू, हमारे पास ये सब के लिए टेम ना है। इब हमारा पीछा मत कर। बहुत शरीफ छोरी थी वह साहब, बहुत शरीफ। पढ़ लिख के अपनी माँ का नाम रोशन करना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसका ब्याह करवा के उसके सारे सपने तोड़ दिए। बस साहब, जब सुमन का ब्याह हो गया फिर मेरा भी दिल टूट गया, फिर जीना लग गया गांव में। बस मैंने गांव छोड़ दिया। लेकिन तकदीर का खेल देखो साहब, सुमन को फिर मेरे सामने ले आई। मैं अपने मालिक के साथ सूरत गया था काम के सिलसिले में। वहां अचानक रास्ते में मैंने सुमन दिखी। अगले ही दिन साहब मैं मुंबई से सीधा वापस सूरत आया, सुमन को अपने साथ वापस मुंबई ले जाने के। ए सुमन, देख देख मैं चंदू। ए सुमन, ए सुमन, कहाँ ले जा रहे हो मेरी छोकरी को? छोड़। जानता मार दूंगा आगे ही तो। किसको दिखा रहा है तू? छोड़। मन नहीं पता साहब कि सुमन सूरत कैसे पहुंची। फिर मैं उसने अपने साथ वापस मुंबई ले आया साहब। मैंने लगा कि अब मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा, उसका इलाज करवाऊंगा। पता ना अचानक क्यों है, रिक्शा में वो बेहोश हो गई। मैंने लगा कि मर गई। तो मैं डर के मारे उसने रिक्शा में छोड़ कर भाग लिया साहब। और जब देखा साहब कि वो थाने से बाहर यूं आ रहे जैसे कुछ होया ही ना, बस साहब फिर मैं तो रह नहीं गया। मैंने लग गया क्या आपने इधर छोड़ दिया उन्हें, पर मैं ना छोड़ूंगा। और तो खुद ही जज बन के इंसाफ करने खुद पड़ा, उन पे जानलेवा हमला किया। उन लोगों के साथ तो इस तरह बुरा होना चाहिए था साहब, साड़ों को तड़पा तड़पा के मारना चाहिए था, जैसे उन्होंने मेरी सुमन को तड़पाया साहब। उनके साथ क्या होना चाहिए क्या नहीं ये तय करना अदालत का काम है, तेरा नहीं। ये उन लोगों की लिस्ट है जो उस क्लिनिक से रेगुलर टच में थे और उनका वहां आना जाना था। राम नरेश? जी सर। जिस डॉक्टर ने सुमन की किडनी निकाली थी उसने भी हमें कुछ ऐसे ही नाम बताया था ना? एक आदमी उसे लेकर आता था, उसका नाम राम नरेश था। राम नरेश जो सुमन को उसके पास लेके आता था? यो क्या जगह है? वो सब जानवर बांधने की जगह है। जानवर पालने में बहुत मेहनत लगे है, इसलिए बहुत पहले ही बेच दिए सारे जानवर। सुमन के घर वालों ने काफी पैसा ले रखा था मुझसे जनाब। वो कर्जा दे नहीं पा रहे थे तो उसके बदले में सारे खेत मेरे नाम कर दिए, पर इससे मेरा आधा ही पैसा मुझे मिला। आधे के बदले में उन्होंने सुमन को मेरे पास लाके बेच दिए। उसका पति वो हरियाई उसे लेकर आया था मेरे पास, और जनाब तो वह मेरे पास आई थी
तो पहले से उसकी हालत बहुत खराब थी। पूरे बदन पे जले और कटे के निशान थे। पर उसके बावजूद तुझे उस पर रहम नहीं आया? मेरा पीछा निकलता था जनाब, वो पीछा तो निकालना ही था। उसके बाद? ऑपरेशन के बाद हमने उसका बहुत ख्याल रखा, पर जैसे ही उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई उसके बाद मैंने ना पता उसका के होया के नहीं। तुझे कैसे पता होगा? तेरा कर्जा तो चुक गया ना, लेकिन अब सुमन का बहुत कर्जा चढ़ गया तुझ पर, जिसे तू जिंदगी भर चुकाएगा जेल में रहकर। बुलावा आया तेरा मुंबई से। डाल दे इसने गड्डी में। अरे साहब चल जल्दी। अरे कैसा जुल्म कर रहे हो आप? सुमन के हाथों पर भी हमें ऐसे ही निशान मिले थे जैसे तेरे हाथ पे हैं। कैसे पड़े ये निशान? तुम्हारे घर के जानवरों के बाड़े में से हमें एक रस्सी मिली थी, लेकिन वहां जानवर तो थे ही नहीं। किसे बांधते थे वहां? देख, सुमन को तो हम इंसाफ दिला के रहेंगे और तुझसे भी सच उगलवा ही लेंगे, पर फिर भी तुझे एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। सुमन की हालत तो तूने देखी है और तू ये भी अच्छी तरह से जानता है कि सुमन की वो हालत तेरे और तेरे घर वालों की वजह से हुई है। अब सच सच बता दे, वरना क्या बोलूं साहब जी, सुमन को घना ही परेशान करते थे हमारे घर वाले। नौकरानी बना के रख दिए थे, दिन रात सब काम करती थी, तभी भी मार कर। घर में किसी के पास इतनी हिम्मत ना थी कि कोई ताऊ और ताईजी के सामने अपनी जबान खोल सके, मारे में भी ना थी शायद। फिर सुमन परेशान होकर बिना किसी को बताए अपने माँ के घर चली गई, लेकिन उसकी माँ दोबारा सुमन को हमारे दरवाजे पे छोड़ गई। ताऊ ने तो घुसने दे दिया। हमारे घर में जब भी कोई गलती करता था तो उसे बाड़े में बांध दिया जाता था, रात भर रखते थे और सुबह खोल दिया करते थे। लेकिन सुमन को तो जब सुमन का पाँव भारी हो गया साहब, तब उन्होंने गांव से दाई बुलाकर उसकी सफाई करवा दी। जब दाई ने कहा कि सुमन के अंदर गड़बड़ है, उसे अस्पताल लेके जाना पड़ेगा, तो सब घबरा गए साहब। उनको लगा कि सबको पता न चल जाए, वो लोग उसे मार के गाड़ देना चाहते थे। मैं सुमन को बचाना चाहता था साहब। हमारे दिमाग में एक ही रास्ता आया। हमारे गांव में जब भी कोई किसी से कर्जा लेता और उसे चुका ना पाता तो अपनी छोरी या लुगाई को देकर उस कर्जे को चुका देते थे साहब। हमारे परिवार पर राम नरेश का कर्जा था साहब, तो मैंने ताऊ जी से कहा क्यों ना हम सुमन को राम नरेश को दे दे, इससे हमारा कर्जा भी उतर जाएगा और सुमन का खतरा भी ना होगा साहब। उसे बचाने का और कोई रास्ता ना था साहब मेरे पास। अगर मैं ऐसा ना करता तो ताऊ जी और बाकी सब घर वाले उसे पक्का मार देते। जीजी उठना जीजी। तने याद है जीजी कितनी मस्ती किया करते थे हम एक साथ? जीजी बोलना जीजी। रुक, कितनी बार समझाया तुझे, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, समझ नहीं आता तने? पर ये अमरूद कितने मीठे हैं, अगर हम थोड़े तोड़ ले तो कोई देखेगा थोड़ी ना। लेकिन भगवान तो देख रहे हैं ना, चोरी करनी अच्छी बात नहीं है। चल अभी। तूने तो कभी एक अमरूद भी ना तोड़ा, फिर इतनी सख्त सजा क्यों दी भगवान ने जीजी? अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश में लगभग 400 बच्चे और महिलाएं रोजाना लापता होते हैं, जो न सिर्फ गांव से होते हैं बल्कि इनमें से एक बड़ा हिस्सा शहरों से भी होता है, जहां की स्मार्टफोन्स और जीपीएस जैसे कई माध्यम हमारी सुरक्षा में मददगार होते हैं। ये साफ है कि सुरक्षा का कोई भी साधन हमारी मदद तभी कर सकता है जब हम खुद अपनी और अपनों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हों, चौकन्ने हों। ये बेहद जरूरी है कि हम किसी पर भी बहुत सोच समझकर भरोसा करें और अपने तरीके से ये भी जांच करें कि वो व्यक्ति हमारे यकीन के काबिल भी है या नहीं, ताकि हम अपने आप को और अपनों को ऐसे धोखे से बचा सकें जिसका शिकार सुमन और उसकी मां बनी। सुमन को इस हालत में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार रहे किसी भी शख्स को बख्शा नहीं गया। कानून ने बिना कोई रहम दिखाए उन्हें उनके किए की सजा दी, लेकिन जिन लोगों को बिना किसी गलती के सजा भुगतने पर मजबूर होना पड़ा वो थी सुमन, उसकी मां और उसकी छोटी बहन। सुमन आज भी मुंबई के हॉस्पिटल में कोमा में है और उसकी बहन और उसकी मां उसके सिरहाने बैठकर दिन रात इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब होश में आए और वो
उसे अपने साथ गांव ले जा सके, टूटी हुई जिंदगी के तानों बानों को फिर से जोड़कर जिंदगी को आगे बुन सके। चीनी आजकल सोने के भाव में मिल रही है क्या? मतलब खीर में शक्कर है ही नहीं? वो राशन खत्म हो गया था। अरे तो बनिए के घर से जाके उठा लाना था ना राशन। जी मैं भूल गई लाना। और वो हरामखोर शंभू कहाँ मर गया? वो उसकी तबीयत खराब है तो अपने कमरे पर गया है। मम्मी पैसे हमें दे दीजिएगा, हम ले आएंगे। कुंभकर्ण की नींद अब टूटी। एक से एक निकम्मे पाल रखे हैं मैंने। सबको एक ही काम आता है, मुफ्त की रोटियां तोड़ना बस। एक नौकर मिला, काम कम और आराम ज्यादा। तुम कुछ काम क्यों नहीं करते हो? कब तक ऐसे ताने सुनते रहोगे? अरे तो हम कौन सा रोज छत पे जाके पतंग उड़ा रहे हैं? काम ही तो ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा तो क्या करें? भैया वो जो पैसे मेरे लिए थे वो मुझे वापस चाहिए। इस वक्त कौन आ गया? मैं जाके देखती हूँ। नहीं रुको रुको, हम देखते हैं। नमस्ते अंकल। पर नाथू, तेरे दूध की क्वालिटी सुधर गई क्या? रोज की तरह अंकल से 4 बातें नहीं सुनी तूने। क्यों अंकल, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कल रात को आपके घर पे किसी का आना जाना लगा हुआ था। वो एक्चुअली मुझे कल आते हुए काफी देर हो गई थी तो मैंने किसी को आते जाते देखा। ओ दरअसल मिला ने कल अच्छा खाना बना दिया था ना, तो थोड़ा ज्यादा खा लिया था, इसलिए मैं टहलने गया था बाहर। तो रात को आप ही से? हाँ हाँ, मैं चलता हूँ, फिर फुर्सत में मिलते हैं। ठीक है अंकल। बंद करो ये रोना धोना। जो कुछ भी हुआ है उसे भुलाकर जीना तो पड़ेगा ना। अब एक बात याद रखो कि जो कुछ भी हुआ है ना उसके जिम्मेदार तुम भी हो। अरे बंद करो रोना धोना। आसना जी साहब। ये शर्मा जी के घर में चल क्या रहा है? मतलब उनका आपस में कोई टेंशन वगैरह है? साहब ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, पर कोमल बिटिया 2-3 दिन से गायब है। दिन भर कोमल बिटिया घर पे रहती थी और नाच गाना करती थी। इसकी वजह से ना उसको बहुत डांट पड़ती थी। क्या चल रहा है? नचनिया बनना है या डॉक्टर? ये मेरा घर है, इसको काटना नहीं है। अगर ये सब दे सकते हैं ना तो तोड़ के फेंक भी सकते हैं इसको। काहे डांट रहे बच्ची को? यही तो उम्र उसकी हंसने खेलने की। तो बिगाड़ो इसे। और एक बात सुन लो, एक लड़की हो तब भी इतनी छूट दिए हैं, पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं। अगर नाचना खेलना है ना तो हाथ पीले करके दूसरे घर में भेजने के लिए हमको जरा भी टाइम नहीं लगेगा, समझी? ठीक है, अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे बताना। हाँ साहब।
अंकल जी, कुछ बात करनी है। देखो अनुज, जैसी कोई बात है नहीं, सब ठीक है। अंकल जी, मैं 5 साल से आपका पड़ोसी हूँ। हाँ, ये बात सच है कि आजकल लोगों को अपनी पड़ोसियों की कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन मुझे है। इस वक्त मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, शायद मैं आपकी प्रॉब्लम हल कर सकूँ। अमित जी, पापा सही कह रहे हैं, हमें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। अच्छा, तो फिर कोमल का है? और वो इस वक्त यहाँ क्यों नहीं है? वो राहुल, तुम हमेशा ही ऐसे हकलाते हो या आज कुछ स्पेशल है? नहीं, दरअसल कोमल अपने स्कूल की ट्रिप पे गई हुई है बाहर। बेटा, सब कुछ ठीक ही, ऐसा कुछ है नहीं। अगर कुछ होगा तो तुम्हें ही बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आपकी ये बात मान लेते हैं, लेकिन सिर्फ आपके पड़ोसी होने के नाते नहीं, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते भी कह रहा हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप किसी भी वक्त मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपकी मदद के लिए आ जाऊँगा। बेटा यहाँ अकेले क्या खेल रही है? चल खाना खा ले और होमवर्क भी पढ़ा है ना, चल होमवर्क करना है। सर, ऐसा तो हमारे स्कूल से कोई भी ट्रिप नहीं गया और ये पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स के एग्जाम 2 हफ्तों के बाद से शुरू हैं। क्या? अगर आपके स्कूल की कोई पिकनिक नहीं गई तो फिर कोमल 2 दिन से कहाँ है? सर, कोमल 2-3 दिन से स्कूल भी नहीं आ रही है। मैं खुद उसके पेरेंट्स को फोन करने वाली थी कि कोमल स्कूल क्यों नहीं आ रही है। ये संभाल के जाना। चलो बाय मम्मा। बाय बेटा, जो टिफिन में खाना दिया है वो पूरा खा लेना। ओके मम्मा। बाय। कोमल का है, पूरा सच बताइए, ये आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद बातचीत नहीं होगी, सीधे कार्रवाई होगी। कैसी कार्रवाई? कोमल ने तो हमें यही बताया था कि वो स्कूल ट्रिप पे जा रही है। शायद तो कोमल ने हमसे झूठ बोला, अपने किसी दोस्त के साथ पिकनिक पर गई हो। शर्मा जी, जितना मैं आपको जानता हूं, आप उसे किसी भी ट्रिप पे भेजने से रहे। सच सच बता दीजिए, आप लोगों के लिए यही अच्छा होगा। वो ना किसी दोस्त के साथ है, ना वो स्कूल में है, और उसका फोन भी ऑफ है। शर्मा जी, माजरा क्या है? अनुज जी, किस मुंह से बताएं आपको कि क्या माजरा है? दरअसल कोमल घर छोड़कर भाग गई है। किसके साथ भागी है, कहां भागी है, ये हमें खुद नहीं पता है। और ये सब आप मुझे अब बता रहे हैं? वो एक माइनर है, इस बात को दबा के आपने उसके लिए खतरा बढ़ा दिया है। उसके मिसिंग केस की इन्वेस्टिगेशन मैं खुद लॉन्च करता हूं। विजय, कोमल का फोन 2 दिन स्विच ऑफ होने के बाद 19 तारीख को स्विच ऑन होता है। यस सर, और सेल्युलर कंपनी से आई डिटेल्स में पता चला कि कोमल को लास्ट कॉल किसी आकाश त्रिपाठी ने किया था और उसका लास्ट लोकेशन बालाजी चौक है। तुम पता करो इस कोमल और आकाश त्रिपाठी के बीच कनेक्शन क्या है। मैं बालाजी चौक जाके पता करता हूँ। सर, गायब हुई कोमल और आकाश के बीच के रिश्ते पर पुलिस गहरी तहकीकात कर रही थी, लेकिन कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं आया था। और इसी बीच मिली पूजा की लाश ने गुत्थी और उलझा। मेरी बच्ची, पूजा, 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 पूजा।
कैलाश शर्मा की बेटी कोमल की गुमशुदगी की तहकीकात में अपनी तरफ से पहल करने वाले पीएसआई अनुज को कैलाश शर्मा के भाई दीपक शर्मा की छोटी सी बेटी पूजा की मिली लाश ने चौंका दिया। कई सवाल उठ रहे थे कि इस छोटी सी बच्ची को किसने मौत के घाट उतार दिया, इस मासूम के साथ ऐसा क्यों हुआ, कैलाश शर्मा के परिवार वाले पुलिस को तहकीकात में सहयोग क्यों नहीं दे रहे थे। ये किसी राज पर पर्दा डालने की कोशिश थी या फिर किसी जुर्म को छिपाने की साजिश। लेकिन इतना तो तय था कि इस परिवार में कुछ अंदरूनी खलिश जरूर थी। आखिर चल क्या रहा था इस परिवार में? सर, पूजा की माँ रानी और पिता दीपक से बात। दीपक के ऑफिस जाने का वक्त वही है जब पूजा की स्कूल बस आती और रानी उस वक्त टिफिन बनाने में बिजी होती। पूजा के स्कूल बस का स्टॉप उसके घर से काफी करीब है, इसलिए वो घर से अकेले जाया करती थी। जिस दिन पूजा की मौत हुई उस दिन वो घर से निकली तो थी, लेकिन वो स्कूल बस में चढ़ी नहीं। हमने उसके स्कूल बस के फ्रेंड्स और टीचर से बात कंफर्म की। शायद पूजा बस आने से पहले ही गायब हो चुकी थी। कितने बजे निकली थी पूजा घर से? सर, पूजा रोज घर से 7:30 बजे निकलती थी और उस दिन भी वो उसी टाइम पर निकली थी। पूजा की बस वहां कितने बजे पहुंचती थी? सब पक्का 7:35 को। अशोक नगर का उसका टाइम ही 7:35 का। 7:30 बजे पूजा बस स्टॉप पर पहुंचती है और 7:35 पे गायब। सिर्फ 5 मिनट। अनुज, किसी के लिए कैसे पॉसिबल है 5 मिनट के अंदर किसी बच्ची को किडनैप करना? सर, मैंने उस बस स्टॉप के पास जाके भी चेक किया, कोई एटीएम हो या किसी दुकान में सीसीटीवी हो, सर कुछ नहीं मिला। एक काम करते हैं, 7:30 से 8 बजे के बीच वहां से आने जाने वाले लोगों से पूछताछ करते हैं। पड़ोसी, किसी रोड साइड वेंडर, किसी से कुछ भी पता चलना इस केस में हमारे लिए मेजर लीड हो सकता है। सर, कुछ पता नहीं चला। सर, यहाँ किसी ने कुछ भी नहीं देखा है और उस बस में इस गली से चढ़ने वाली सिर्फ पूजा ही थी। सर, सोचने वाली बात यह है कि छोटे भाई दीपक की बेटी पूजा मर चुकी है, तो बड़े भाई कैलाश की बेटी कोमल गायब है। कैलाश और दीपक के आपस में संबंध कैसे हैं? तो दोनों भाइयों की आपस में बिल्कुल नहीं जमते। 2 साल पहले प्रॉपर्टी को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था दोनों के बीच। 4 महीने पहले ही दोनों अलग भी हुए। काहे का रिश्ता? इतना सब हो गया। अरे इतना कठोर दिल दुश्मन का भी नहीं होता है। भाई साहब ने आना तो दूर, एक फोन भी नहीं किया हमको। और हम समझते नहीं है क्या? ये जो ढकोसला तुम करने यहाँ आए हो, सब समझते हैं। भीतर ही भीतर खुश हो तुम लोग। चाचा जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? चुप रहो तुम, एकदम ठीक समझ रहे तो लगता है कहीं कोमल ने तो हमारी बिटिया को नहीं मार दिया और उसके बाद तुम लोगों ने उसे छुपा दिया। इससे भी कोई भरोसा नहीं। सांप की औलाद सपोला नहीं होगी तो क्या होगी? चाचा जी, हम आपका दर्द समझते हैं। अरे कुछ नहीं समझते हो तुम लोग, और कुछ समझने का जरूरत भी नहीं है। तुम एक काम करो भैया, निकलो तुम। चाचा, तुम जाओ भाई। चाचा, बात तो अरे जाइए आप, जाइए, एहसान कीजिए हमारे ऊपर। सर, कैलाश और दीपक के बीच झगड़ा उन्नाव की प्रॉपर्टी को लेकर शुरू हुआ और ये मामला सुलझने के बजाय और उलझता चला गया। ये कैलाश शर्मा है किस तरह का आदमी? सर, बड़ा ही ऑफेंसिव नेचर का आदमी। छोटी छोटी बात पे खिटपीट झगड़ा उसकी किसी के साथ नहीं बनती। और उसका भाई दीपक, वो यहाँ से अलग होने के बाद कहाँ गया? उसी एरिया में एक घर रेंट पे लेके रहता है, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है। झगड़े के बाद कैलाश ने अपने प्रॉपर्टी की हर एक इंच अपने नाम पे कर ली है। वक्त के साथ इन दोनों की दुश्मनी और गहरी होती चली गई। अनुज, इस केस में 2 सगे भाई हैं, 2 अलग अलग घर हैं और दोनों घरों से गायब होती हैं 2 बेटियां। ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई राज छिपा है? हो ना हो, इन दोनों बच्चियों के गायब होने के पीछे कोई ना कोई इंटरकनेक्शन जरूर है। सर, आकाश और कोमल 2-3 सोशल नेटवर्किंग साइट पे फ्रेंड्स थे। इनकी आपस में चैटिंग होती रहती थी। मैंने उस आकाश त्रिपाठी का पूरा बैकग्राउंड पता किया है सर। यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर एक कस्बा है सर, गजनेर। ये वहीं कराने वाला है सर। माँ बाप की इकलौती औलाद है सर। ये यहीं एन कॉलेज के हॉस्टल में रहता है सर। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि आकाश पिछले 2 दिन से हॉस्टल नहीं लौटा है और उसका फोन भी स्विच ऑफ। बेटा, आप दोनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप दोनों कोमल के अच्छे दोस्त हो ना? कोमल कुछ दिन से लापता है। किसी आकाश को जानते हो बेटा? आकाश और कोमल एक दूसरे को कैसे जानते थे? आकाश तो ना आपके स्कूल में आता है और ना ही आपके ट्यूशन की क्लास में आता था। सर, वो कोमल और आकाश ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। कुछ समय पहले आकाश कोमल के पीछे पड़ा था। देखने में गुड लुकिंग भी है और लॉ की पढ़ाई भी कर रहा है। कुछ समय कोमल के पीछे पड़ने के बाद कोमल इम्प्रेस हो गई। बेटा, ये बात कोमल के घर वालों को मालूम थी? नहीं सर। कोमल आकाश से मिलने पार्क जाती थी तो पूजा भी वहाँ आती थी। कोमल, पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मुझे आपके साथ रहने में बहुत मजा आता है। आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है। अच्छा तो तुम मेरे घर आ जाओ, मैं बहुत सारी हेयर स्टाइल सिखाऊंगी। पर अब ना तुम घर जाओ, ओके? और गलती से भी किसी को मत बताना कि तुम मुझसे मिली हो, ठीक है? वरना हेयर स्टाइल नहीं सिखाऊंगी, ओके? विधि, इसे घर ले जाओ। अनुज, कहीं ऐसा तो नहीं कोमल खुद अपनी मर्जी से आकाश के साथ भाग गई हो? और हो सकता है पूजा ने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी वजह से कोमल और आकाश को पूजा को रास्ते से हटाना पड़ा हो। सर एक सेकंड। हाँ बोलो। ठीक है, हम थाने आते हैं। तो पूजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उसे मारने से पहले उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, जिसके बाद उसका गला घोट के उसे मार दिया गया। बलात्कार? हमारी 5 साल की बच्ची के साथ, फूल जैसी गुड़िया के साथ किसने किया ये सब? दीपक जी, इसको पहचानते हैं आप? इसे आपने कभी अपने एरिया में आते जाते देखा है? हाँ, देखा है, मगर हम इसे पहचानते नहीं हैं। दीपक जी, इस लड़के का नाम आकाश त्रिपाठी है। आपके बड़े भाई कैलाश शर्मा की बेटी कोमल शर्मा का बॉयफ्रेंड है ये। आप हमको काहे दिखा रहे हैं सब? हमें इस लड़के पर शक है, किसी ने पूजा के साथ। ये ऐसा क्यों करेगा? हमें अभी सिर्फ शक है। दीपक जी, आप अभी जा सकते हैं। जैसे ही हमें पूजा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके हत्यारे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, हम आपको खबर देंगे। सर, ये आकाश एक लॉ स्टूडेंट है, वो इतनी छोटी बच्ची के साथ ये सब करेगा क्या? अनुज, इंसान के दिमाग पे जुर्म अपनी दस्तक उम्र देख के नहीं देती। ये एक बच्ची के साथ बलात्कार और खून का मामला है। किसी भी एंगल को इतनी आसानी से हम डिसमिस नहीं कर सकते। बाहर निकाल कैलाश शर्मा। मेरी घर, जमीन, दुकान सब ले ली, मन नहीं भरा। उसके बाद साले चला क्या आया करे? चला जा यहाँ से, नहीं तो साले 4 गंधा पे इंतजाम करके जाना फिर। अरे तेरी लौंडिया के आशिक ने मारा है मेरी बच्ची को। अरे इतनी जवानी चढ़ रही थी तेरी बेटी को, तो शादी काहे नहीं करा दी उसकी? पता नहीं मेरी बेटी ने कोमल को, तेरी बेटी को उसके आशिक के साथ क्या क्या करते देखा होगा। अपनी जबान संभाल के दे। हमारी बेटी के बारे में कुछ भी बोला ना। बाबा, वो नशे में, लेकिन आप तो होश में ना। अभी अभी उनकी बेटी मरी और आप छोड़िए ना, चलिए अंदर चलते। चुप चुप, सुन ले एक बात। बात अगर हमारी इज्जत की आई ना, देख कैलाश शर्मा खून के रिश्ते का भी खून बहाने से डरेगा नहीं, समझा कि नहीं? कोई खून का रिश्ता नहीं है। आप सारे रिश्ते खत्म। अरे खत्म सब रिश्ते। अच्छा चल निकल यहाँ से, हमको सिखा रहा। कैलाश शर्मा और दीपक शर्मा के बीच की तल्खियां खुलकर सामने आने लगी थी। पूजा के साथ हुए इस घिनौने अपराध का जिम्मेदार दीपक कैलाश को मान रहा था। क्या गुमशुदा हुई कोमल और उसके बॉयफ्रेंड आकाश का पूजा की मौत से कोई ताल्लुक था? पुलिस कड़ियां जोड़ने में लगी थी, लेकिन अब भी बहुत कुछ था जो सामने आना बाकी था। तिवारी बोलो। सर, हमने आकाश के घर, कॉलेज, स्कूल, हॉस्टल सब जगह पता कर लिया, पर आकाश का कहीं कुछ अता पता नहीं है। आकाश के घर पे नजर रखो, वो अपने माँ बाप से या माँ बाप उससे मिलने की कोशिश जरूर करेंगे। ओके सर। सर, ये कोमल की बॉडी है। इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो सर, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। अब तक पुलिस को शक था कि पूजा का कत्ल शायद आकाश और कोमल ने किया है, लेकिन कोमल की लाश मिलने के बाद एक नया सवाल खड़ा हो गया कि आखिर कौन है इस सब के पीछे, और वो लड़की कौन है जो बार बार पुलिस स्टेशन आकर पलट जाती है। मैंने अपने 15 साल के करियर में कई परिवारों को उनके फैमिली मेंबर्स की डेड बॉडीज सौंपी। आप लोगों के रिएक्शंस तो सबसे अजीब है। कोमल की लाश आज मिली है ना?
वो तो हमारे लिए उसी वक्त मर गई थी जब वो घर छोड़कर गई थी। सिमोन, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? मैं काफी दिनों से देख रही हूँ तुम अकेले में रोती रहती हो। सिवा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, इतना बड़ा कि जिसके लिए जितनी बड़ी सजा दी जाए वो कम है। इसके लिए तो गॉड मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। अनुज, पहले हमें पता चलता है कि पूजा को मारने से पहले उसके साथ रेप किया गया था, और अब कोमल को भी मारने से पहले उसके साथ रेप किया गया था। ये सब चल क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं ये सब आकाश ने ही किया हो? बलात्कार? देखिए, इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता। कोमल जब यहाँ से भागी तो उसके बाद उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं, ये हम कैसे बता सकते हैं? कैलाश जी, ये आप भी जानते हैं और मुझे भी पता है कि अभी भी कुछ है जो बताना बाकी है। अब वो क्या चीज है, आप बताएं या ना बताएं, हम अपने तरीके से पता लगा लें। चलो। हम सच कह रहे हैं, हमने किसी का बलात्कार नहीं किया और ना ही किसी का खून। सर, आप चाहे तो हमारे बारे में किसी से भी पूछ सकते हैं। सर, हमने कोमल तक को आज तक हाथ नहीं लगा। तो पूजा, कोमल के नंबर से आखिरी बार बातचीत तुझसे ही हुई थी, अब इस पे क्या झूठ बोलेगा? हाँ, कोमल और मेरी बात हुई थी। वो फोन पे फूट फूट के रो रही थी, तो मैंने कहा कि मुझे मिलना और मिलकर बात करनी। तो मुझसे बालाजी चौक मिलने के लिए गया था सर, लेकिन हम जब वहाँ गए तो कोमल वहाँ पर नहीं थी। हम इधर उधर घूम के उसका इंतजार कर रहे थे, तभी हमारी नजर उस पर पड़ी और हमने देखा कि वहाँ कुछ है, और हम उसके करीब गए तो वो लाश थी। तो हम तुरंत पहचान गए, वो लाश कोमल की चचेरी बहन पूजा की थी। डर के मारे हमारी हालत खराब हो गई और हम भाग गए। हम बहुत डर गए थे कि कहीं इस केस में हम ना फंस जाए। आप हमारी बात का विश्वास कीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया सर। आकाश के बयान से इस केस का रुख ही बदल गया। जहां आकाश इस केस का प्राइम सस्पेक्ट था, वहीं उसके बयान के बाद यह केस फिर से एक ऐसे भंवर में फंस चुका था जहां से पुलिस को कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। आखिर पूजा को किसने मारा था? और कोमल के साथ भी हुए बलात्कार ने कई सवाल खड़े कर दिए थे कि आखिर एक ही परिवार की लड़कियों को कौन निशाना बना रहा था। पुलिस के लिए इस केस को सुलझाना दूध से पानी अलग करने जैसा था, लेकिन बहुत जल्द इस केस में कुछ ऐसा होने वाला था जो ना पहले कभी देखा गया था और ना ही कभी सुना गया था। लो ये कचौड़ी को टेबल पे लगा दो और सबको नाश्ते के लिए बुला लो। ले जाओ इसे और टेबल पे लगा दो, किसी को पता नहीं चलेगा और आधे घंटे में जहर का असर हो जाएगा। कुछ ही मिनट में हमारा सारा परिवार खत्म हो जाएगा। नहीं माँ जी, बस बहुत हो गया, अब मैं और सहन नहीं कर सकती। मैं आज ही पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बता दूंगी। अभी पुलिस स्टेशन जाकर मैं सब कुछ बता दूंगी। हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन शिकायत करने। अब हम चुप नहीं बैठेंगे, बहुत हो गया। अब जब मरना ही है तो क्यों ना सब कुछ बताकर ही मरे। वैसे भी हमारी तो कोई गलती है नहीं, अब भुगतेगा वो जिसने गलत किया। पागल हो गई है क्या?
अब तू निठल्ला वाला क्या देख रहा है? समझा नहीं सकता उसको? अगर ये पुलिस स्टेशन गई तो पता है ना क्या होगा। हाँ? एक बार अच्छे से सोच लो। हम जा रहे हैं, सब कुछ बता के रहे। कहाँ? इसको घर के अंदर बंद करो। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बताना। और किसी ने मुझे हाथ लगाया ना तो सर फोड़ देंगे हम चुप नहीं बैठेंगे। आज सब कुछ बता देंगे पुलिस को। पागल हो गए क्या? सर मोस्ट प्रोबेबली एक सुसाइड केस। कोमल की बॉडी से कहीं भी आकाश के कोई डीएनए ट्रेसेस नहीं मिले। सर हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। इन दिनों जो हमारे परिवार में हुआ उसकी वजह से हम सब की रातों की नींद उड़ चुकी है। भगवान ना करे कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। और इसके बाद हमारी सासू माँ चाहती है कि हम सब लोग जहर खा के आत्महत्या कर ले। और अब तक तो हम मर भी चुके होते। सर 16 मई की बात है। उस रात हमारे घर के दरवाजे पे एक घंटी बजी। इस वक्त कौन आ गया? अगर हमें पता होता कि उस घंटी के बाद हम सब की जिंदगी नर्क बनने वाली है तो हम वो दरवाजा कभी खोलते ही नहीं। एक आदमी मंकी कैप पहनकर अपना पूरा मुंह ढककर बंदूक ताने घर के अंदर घुस गए और उसने हमारी ननंद कोमल को अपनी बंदूक का निशाना बनाया और हमारे पति राहुल को बोला कि वो घर के सारे सदस्य को बांध दे। उसके बाद जो उसने किया वो तो और भी शर्मनाक था। उसने हम सबके सामने हमारी ननंद कोमल का बलात्कार किया। बाबूजी को यकीन था कि कोमल ही दोषी है। वो दरिंदा कोमल से बदला लेने आया था, इसलिए बाबूजी ने कोमल को घर से निकाल दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई दोष नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर। तेरा दोष नहीं तो किसका दोष है? हाँ? अपने मोबाइल फोन देखी है तूने? मैसेजेस से भरा पड़ा है। अरे पढ़ने जाती थी, कुकर्म करने जाती थी वहाँ पर। नहीं बाबा, मैंने सब कुछ नहीं किया। तेरे कुकर्म है ये सब जो घर के अंदर तक चले आए। निकल जा, घर से बाहर निकल और अपनी शक्ल लेके यहाँ नहीं आना। चल निकल। नहीं बाबा, मेरा कोई बाहर निकल जा, खबरदार। अगर कोई इसकी हिमायत में आया ना तो लात मार के घर के बाहर निकाल दूंगा। चल जा, निकल जा घर के बाहर से। बाबा मेरा कोई नहीं है बाबा। बाबा प्लीज। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन बाबूजी ने दरवाजा नहीं खोला और यहाँ तक कि हम में से किसी ने भी कोमल की मदद नहीं की और हताश होकर कोमल वहां से चली गई। शायद ये बात उसके दिल में घर कर गई हो। शायद इसी वजह से कोमल ने अपनी जान दे दी। और हम सब ने मिलकर ये बात दबा दी कि ताकि घर की बेइज्जती ना हो। लेकिन ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, कोई इंसान किसी 45-50 साल की औरत के साथ भी रेप कर सकता है। और इस बार उस आदमी का निशाना हमारी सासू माँ थी। उसने हम सब के सामने वही किया जो कोमल के साथ किया। हम सब बस देखते रहे, कुछ नहीं कर पाए। सर उस घर में हैवानियत का ऐसा नंगा नाच चल रहा था कि जिसे बताने में भी हमें शर्म आ रही। उस रात के बाद तो हम सब की रूह कांप उठी थी। घर से बाहर निकलने में भी हमें डर लगता था। खौफ का ऐसा मंजर शायद ही किसी ने देखा हो जो हमारे साथ बीत रहा था। तुम लोग इतने वक्त तक उस अपराधी को झेलते रहे, एक बार भी पुलिस की मदद लेने का ख्याल नहीं आया? अरे अनुज तो तुम्हारा पड़ोसी था, उसे एक बार इशारा कर दिया होता ये सब रोकने के लिए। बाबूजी ने हम सब के मुंह पे पट्टी बांध रखी थी। जब जब घर की घंटी बजती हम कभी दरवाजा नहीं खोलते। लेकिन वो आदमी इतना शातिर था। उस रात हम सब सोने ही जा रहे थे।
हम सब बहुत घबरा गए। बहुत हिम्मत करके हमारे पति राहुल वो दरवाजा खोलने गए और जैसे ही दरवाजा खोला तो वही आदमी था। इस बार उसकी दरिंदगी का शिकार हम थे। मर जाएंगे हम, मर जाएंगे हम। एक बात हमें समझ में नहीं आई, वो ऐसा क्यों कर रहा था? वो किस बात का बदला हम सब से ले रहा था? साहब अब हम जीना नहीं चाहते, हम मरना चाहते, हमें मर जाने दीजिए। हमने जो कुछ भी किया अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया। बहुत वक्त लगता है साहब नाम कमाने के लिए, और नाम को मिटाने के लिए एक झटका काफी होता है। क्या बताएं साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं? हमारी आंखों के सामने हम कुछ नहीं कर सके, ना अपनी बहन को बचा सके, ना माँ को, ना बीवी को। हमारा होना ना होना जैसे एक जैसा हो गया। इतना गिर गया अपनी नजरों में कि मन ही नहीं करता जीने का। आत्महत्या तो आप सबने तभी कर ली थी जब आप लोगों ने इतने बड़े जुर्म को छुपाया। जिंदा होने का सबूत तो आपकी बहू निशा ने दिया है। एक बार भी आप लोगों ने पुलिस से मदद मांगी होती तो इतना सब कुछ होता ही नहीं आप लोगों के साथ। निशा के खुलासे ने यकीन की बुनियाद को हिलाकर रख दिया था। कोई इस तरह अपने ही घर में, अपने ही घर वालों के सामने घर की महिलाओं की इज्जत को तार तार कर गया था। खौफ और दहशत ने उन्हें जान देने तक को मजबूर कर दिया था। क्या ये इन परिवारों की किसी से दुश्मनी का नतीजा था, या फिर कोई और ही कहानी थी इस घिनौने अपराध के पीछे? पुलिस अब पूरी तरह से हरकत में आ चुकी थी। हर दिशा से इस मुजरिम को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही थी। अनुज, एक ही परिवार की 3 औरतों को टारगेट किया गया। बलात्कारी ने एक बार नहीं, बार बार इसको कर्म को बड़ी दिलेरी के साथ किया। तो मुझे तो एक दुश्मनी का मामला लगता है, क्योंकि सिर्फ कैलाश की फैमिली का नहीं बल्कि दीपक के फैमिली की भी सारी गतिविधियां पता थी। उसे पता था पूजा बस स्टॉप पे सिर्फ 5 मिनट के लिए मिले। अनुज, एक काम करो, सर्विलेंस बढ़ा दो और पता करो कि इस शर्मा परिवार से आखिर किसकी गहरी दुश्मनी है। खबरी नेटवर्क, चेक पोस्ट, पेट्रोलिंग वैन सबको अलर्ट कर दो। खास तौर से अशोकनगर में सबको चौकन्ना रहने को कहो। किसी ने भी अगर मंकी कैप पहने या उस कदकाठी के आदमी को देखा तो फौरन इन्फॉर्म करे। इस हैवान का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। सर, अब तक मिली इंफॉर्मेशन के हिसाब से कैलाश और दीपक एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे। लेकिन आसपास के लोगों से पता चला है कि पिछले कुछ दिनों से एक कॉन्ट्रैक्टर यहाँ कई बार आते जाते दिखा है। क्या नाम है उसका? मनोज। एड्रेस पता उसका? मनोज कौन है? हो रहा है सर। मनोज, तुम ही मनोज हो? जी साहब। ये कैलाश और दीपक के बारे में क्या जानते हैं? दोनों भाई साहब एक से बढ़कर एक है। छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं। पहले तो हमसे सस्ता वाला पानी का टैंक लगवा दिया। हमने उनको पहले ही कहा था कि ये चलेगा नहीं, फट जाएगा, ये इसका बॉल कॉक भी खराब हो जाता है। साहब अपना 1000-1200 बचाने के चक्कर में हमारा 5000 का नुकसान करवा दिया साहब। इस 5000 के नुकसान की वजह से तुम्हें तो बहुत गुस्सा आया होगा। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं इस नुकसान की वजह से तूने ही कुछ कर दिया हो? क्या साहब, आप भी हम पर शक कर रहे हो साहब? साहब गुप्ता जी के यहाँ हमारा 7000 बाकी है, आज 6 महीने हो गए साहब। और तिवारी जी के यहाँ 5500 रुपए। ये देखिए साहब। और साहब आप ये हमको पूछने से अच्छा ना साहब राहुल से पूछते तो बहुत अच्छा होता साहब। उसके घर में अगर कुत्ता भी पाल लेना तो उसकी भी दशा अच्छी होती। काम धंधा कुछ करता नहीं है साहब, हर कोई उसको सुना के चला जाता है। भैया वो 500 रुपए चाहिए थे स्कूल के पिकनिक के लिए। हम कहाँ से दे पैसे, हमारे पास नहीं है। हम भी कहाँ आपसे पूछ बैठे। ये लो हमारी तरफ से। बाप चाचा घर का हर मेंबर उसको सुना के चला जाता है साहब। सब कमाई काफी कम हो पाती है, इस वजह से पापा थोड़ा नाराज रहते हैं। लेकिन इस वजह से हम अपने माँ बहन और बीवी का रेप थोड़ी करवा देंगे। हमारी आंखों के सामने वो ये सब आप नहीं समझ पाएंगे किस दर्द से गुजर रहे। तुम्हारे यहाँ जो शामू नाम का नौकर था वो कहाँ है आजकल? वो अब हमारे काम नहीं करता, उसने नौकरी छोड़ दी। घर में सब शामू को पसंद करते थे, सिर्फ बाबूजी को छोड़कर।
किधर? हम बोले कहीं जाने के लिए? साले जिससे पैसे मिलते हैं ना उसका हुक्म माना कर, समझा? जब भी घर पे रेप हुए तब शामू कहाँ था? जब जब घर में ये हादसा हुआ तब शामू यहाँ नहीं था। वैसे शामू यही घर के पीछे वाले कमरे में रहता था। हाँ, वो आदमी भी थोड़ा बहुत शामू जैसा ही लग रहा था। ये शामू कहाँ मिलेगा? घर के बाहर एक राशन वाले की दुकान है। साहब, शामू बहुत अच्छा लड़का है। एक बात बताओ, शर्मा जी के यहाँ पे काम छोड़ने के बाद वो कहाँ गया? नौकरी छोड़ने के बाद हमसे मिलने तो आया था और कह रहा था कि हर्षनगर में कहीं काम पे लगा है। शामू, चल थाने। साहब, मैंने क्या साहब? थाने चल के पता लगेगा, चल। कैलाश शर्मा के यहाँ से नौकरी क्यों छोड़ी तूने? साहब, उस घर में कुछ गड़बड़ चल रहा था और हमें नहीं पता था वहाँ क्या चल रहा है। पर जैसे समझ में आया ना साहब, मैं बहुत डर गया और हमने सोच लिया कि हम उस घर में अब नौकरी नहीं करेंगे। काफी दिनों से देख रही हूँ कि आप यहाँ पर आती हैं, फिर कुछ सोचकर उल्टा चली जाती हैं। क्या बात है? कोई तकलीफ है? जब घर में बलात्कार हुआ उस वक्त तू कहाँ था? साहब, या तो मैं अपने रूम में रहूंगा घर के पीछे, या फिर मेरा जो दोस्त है बिरजू किराना वाला, उसके यहाँ। आप चाहे तो किसी को भी पूछ लो सर। मैडम, एक बूढ़ी औरत के साथ बलात्कार हुआ है। बलात्कार? जी हाँ मैडम, मैं एक ओल्ड एज होम में काम करती हूँ। ये कुछ वक्त पहले की बात है, लेकिन मैंने ये बात किसी को नहीं बताई अभी तक। उस रेपिस्ट का कुछ डिस्क्रिप्शन है आपके पास जिससे हम उसे पहचान सकें? कौन है? रुक रुक। हाँ, उसने मंकी टोपी पहनी हुई थी। मंकी टोपी? सर, सिविल लाइंस में एक 80 साल की औरत की रेप का मामला सामने आया और रेप के 2 दिन बाद वो औरत सीढ़ियों से गिर के मर गई। सर, उस केस में रेपिस्ट का डिस्क्रिप्शन जो चश्मदीद लोगों ने दिया था वो हमारे केस के रेपिस्ट के साथ मैच करता है। शॉकिंग बात यह है कि ये वो बूढ़ी औरत उस कॉन्ट्रैक्टर मनोज की दादी थी। मनोज की दादी? एक कायर आदमी है तू। तेरे सारे लोकेशंस हमने ट्रैक कर लिए हैं। तेरे मजदूरों से हमने बात की। तूने जब जब कहा कि तू कंस्ट्रक्शन साइट पर था, तू वहां था ही नहीं। सर, इसके घर से ये मंकी कैप मिला है। अब कैसे बचेगा? हमने किया है तीनों रेप। बच्ची को क्यों मारा तूने? और अपनी दादी? एक 80 साल की औरत को भी नहीं छोड़ा तूने? तो इंसान है या हैवान? हमने दादी को कुछ नहीं किया है। हम दादी से बहुत प्रेम करते थे। हमने तो दादी का बदला लेने के लिए किया था। बदला? कैसा बदला? दादी की मौत सीढ़ियों से गिरने की वजह से नहीं हुई थी। उनका पैर नहीं फिसला था, उन्होंने आत्महत्या की थी। और मरने से पहले उन्होंने उस कुत्ते का नाम भी बताया था। वो कौन था? कभी कभी वो यहाँ पर गड्ढे देने आता था। बेटा, मेरी जिंदगी पहले ही बहुत बड़ा बोझ थी। अब इस खिलौने घाव के साथ मैं और नहीं जीना चाहती।
हमारा एक ही उद्देश्य था कि उस कुत्ते से बदला लेना। हमने चल नाम बता। चल बता। आजम, हमने रेप किया था, बूढ़ी औरत का भी, पूजा का भी। किया था ये तो हमें भी पता है, क्यों किया था ये बता। बचपन से लेकर सर हर मोड़ पर, हर जगह असफलता ही मिली हमें। हर किसी ने हमें यह एहसास कराया है कि हम किसी लायक नहीं है। बाबूजी की चप्पल खा के दिमाग फिर गया हमारा, इसलिए सारा गुस्सा बुढ़िया पर निकाल दिया। अरे ये क्या कर रहे हो? गद्दा वहां नहीं यहाँ रखो, कहीं भी फेंक के चले जाते हो। सुनाई नहीं देता क्या? खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या दिख रहे हो? रखो वहां, निकम्मा कहीं का। अच्छा लगा हमको कि कोई तो ऐसी जगह जहां हम फैलने हुए पास हो गए। इंसानियत का गला घोंटा है तूने। तेरी वजह से एक बूढ़ी औरत को खुदकुशी करनी पड़ी। बच्ची को क्यों मारा? वो तो रिश्ते में तेरी बहन लगती थी ना। साहब उस दिन जब कोमल का बलात्कार हो रहा था तो एक सेकंड के लिए बुरा लगा हमें, फिर अगले दिन से वही ताने सुनने को मिले। इसीलिए जब उस दिन वो बस स्टॉप पे पूजा देखी हमें छोटी सी स्कर्ट पहने तो कुछ हो गया हमें। क्यों निकाल रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उसको अपने साथ रेप किया, वो रोने चिल्लाने लगी। कोई सुनने वाला इसके गला घोट के मार दिया। तुम जैसे लोगों के लिए फांसी की सजा भी कम है। राहुल की विकृत मानसिकता की 5 महिलाएं शिकार बनी। हालांकि राहुल ने मनोज की दादी सेल्जा और दीपक की बेटी पूजा से बलात्कार किया, लेकिन उसी के गुनाहों को मनोज ने भी दोहराया। एक मुजरिम की सजा उसके निर्दोष घरवालों को दी। मनोज बदले की आग में ऐसा जला कि आज वो अपनी दादी की मौत के साथ साथ अपने कर्मों पर भी आंसू बहा रहा है। अगर कैलाश सही वक्त पर सही कदम उठाता, पुलिस की मदद लेता, तो शायद कोमल की जान बच जाती। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।